अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, सॉरी मैं स्क्रीन शेयर और माइक ऑन करना भूल गया था। स्टार्ट कर दिया था पेपर मैंने। खैर अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास ये पेपर जो है, ये है आपका जून 2022, पेपर 23, वेरिएंट 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है डिफाइन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आप कैसे डिफाइन करते हो? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड है, ये बहुत जरूरी है लिखना। एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स टू रिमूव वन मोल। अगर आप वन भी लिखना भूल गए ना, वन मोल, तो भी मार्क्स कटेंगे। टू फॉर्म वन मोल ऑफ, फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव आयंस। इनफैक्ट जब वो आपसे इक्वेशन लिखने के लिए कहते हैं ना किसी भी आयनाइजेशन एनर्जी की, जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम लिखना है, तो यहाँ पे गैसियस एटम नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। इसी तरह गैसियस पॉजिटिव आयन, तो ये स्टेट सिंबल भी लिखना बहुत जरूरी होता है इसमें। ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है सक्सेस वेरिएंट 3 है ये, 23। Successive ionization energies for elements are for element A is shown in the table. Use table 1.1 to deduce the group of the periodic table that A belongs to. Explain your answer. तो हमें पता है कि जब भी शेल चेंज होता है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में बिग जंप आता है। जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में बिग जंप आएगा, इट मींस के इलेक्ट्रॉन इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द इनर शेल। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप इनर शेल पे पहुंचे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और उसका ग्रुप नंबर पता लग जाएगा। जैसे 1310 से 3390 इंक्रीज हो रहा है, फिर 5320, फिर 7000 आ गया, फिर 11000, फिर 13000। तो यहाँ तक इंक्रीज तो है, लेकिन सबसे बड़ा इंक्रीज जो मुझे दिख रहा है वो 13000 से 71000 हो गया है। तो ये 6 और 7 आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच में बिग जंप आ रहा है। मींस व्हेन यू हैव रिमूव 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ 7th electron to be removed requires much greater energy। और उसका रीजन क्या हो सकता है? This electron is being removed from the inner shell, अंदर वाले शेल के अंदर है। तो इट मींस के ये कम शील्डिंग एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए इसको निकालना ज्यादा मुश्किल हो गई है। तो ये इनर शेल में, तो आउटर मोस्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन आप निकाल के इनर शेल तक पहुंचे हो? 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के। 6 आयनाइजेशन एनर्जी के बाद बिग जंप आया ना। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ग्रुप 16 से। ठीक है। और इसका रीजन क्या है? देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन दिस बिटवीन 6th एंड 7th आयनाइजेशन एनर्जी, और बिग जंप बिटवीन 6th एंड आयनाइजेशन एनर्जीज। 6 लिख सकते हो आजमीर, लेकिन अब ए लेवल में हमें पता है ना ग्रुप 6 को हम ग्रुप 16 कहते हैं। 6 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सही है, लेकिन 16 ये वाली नोटेशन याद रखो ना। आगे कह रहे हैं अक्रॉस पीरियड थी देयर इज अ जनरल ट्रेंड फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी टू इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस। ठीक है। तो हमने पीरियड 3 का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा हुआ है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन का। तो सोडियम से मैग्नीशियम में इंक्रीज होती है, एल्यूमिनियम की डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने का रीजन भी आपको पता होना चाहिए। फिर सिलिकॉन और फास्फोरस की इंक्रीज होगी, फास्फोरस और सल्फर में एक और डिप आ जाता है। फिर क्लोरीन और आर्गन की इंक्रीज होती है। तो मैग्नीज वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम, ये रीजन भी आपको याद रखना होता है। और वाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज लेस देन दैट ऑफ द फास्फोरस, ये भी आपको याद रखना होता है। The first, why first ionization energy of sulfur is less than the first ionization energy of phosphorus? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास जो सल्फर है उसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम कहते हैं स्पिन पेयर रिपल्जन। सल्फर हैज अ स्पिन पेयर repulsion in 3p orbital।
तो it is easier to remove, easier या ये भी लिख सकते हो, it requires lesser energy to remove an electron. ठीक है, it's easier to remove electrons as effective nuclear charge is lesser. ये समझाऊं या याद है सबको? फास्फोरस में, फास्फोरस का जो पी सब शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, तो हाफ फिल्ड में हमारे पास क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन कम होती है। अब सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो फास्फोरस की हमारी होती है 3p3, देयर इज नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस। लेकिन सल्फर में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3p4, तो इन सल्फर देयर इज अ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है, रिपल्जन होती है, और रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। अच्छा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला डिफरेंस ये है कि मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 3s2 में होता है। एल्यूमिनियम का जो आउटर शेल है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s2 में नहीं है बल्कि 3p1 में। अब 3p1 वाला इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है एल्यूमिनियम के, तो देयर इज एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम, but the electron to be removed from aluminum is in 3p instead of 3s, which experiences greater shielding and it is farther away from the nucleus, hence lesser energy is required to remove that electron. सही है Zaid? Okay जी, next question में कह रहा है in aluminium 2 positive ion, in an aluminium 2 positive ion the nuclear attraction for the outer electron is stronger than in atom of sodium. अब ये सोडियम को एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव आयन के साथ कंपेयर करा रहा है। अब एल्यूमिनियम का 2 पॉजिटिव आयन बनाया हुआ है इन्होंने, कोई मसला नहीं है। अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज को देखूं तो सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, एल्यूमिनियम 13 है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एल्यूमिनियम का ज्यादा है, ठीक है। लेकिन सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, देखो मावीन बेटा होगा क्या, ऊपर वाले में एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप बनाते हो ना तो वो बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, और जब सोडियम की बनाते हो तो वो बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2, सॉरी मैग्नीशियम की 3s2 पे खत्म होती है, एल्यूमिनियम की 3p1 पे। तो मैग्नीशियम को ये सारे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को 3s2 तक के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, तो शील्डिंग जो है वो ज्यादा है 3p1 के इलेक्ट्रॉन पे। दूसरी बात, वो न्यूक्लियस से दूर भी है क्योंकि 3s और 3p में भी थोड़ा एनर्जी डिफरेंस होता है। 3p आर हाई एनर्जी लेवल देन 3s, तो दे आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो डिस्टेंस भी ज्यादा होता है उसका न्यूक्लियस से। Although nuclear charge is being increased, but that is counterbalanced by the increase in shielding and distance from the nucleus. जिसकी वजह से instead of having higher first ionization energy of aluminum than magnesium, it actually is lower. ठीक है मावीन, चलें आगे। ओके अच्छा जी, अब मैं ये कंपेयर करवा रहा है सोडियम को और एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव आयन को। अब सोडियम और एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव आयन में क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम 2 आयन इन एन एटम ऑफ सोडियम एक्सप्लेन बाय द थर्ड ionization energy of the aluminum is greater than at the first ionization energy of sodium. सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करवा रहे हैं एल्यूमिनियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव आयन बना हुआ है ना ऑलरेडी, तो उसका क्या मतलब है, एक 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी रिमूव कर दिए उसने एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1।
अब आपने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन 3p से रिमूव कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन 3s से रिमूव कर दिया, तो ये क्या बचा 3s1. Now you have to remove further one electron from 3s1 of aluminium. Aluminium 2 positive ion actually. अच्छा, और सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन आपने, सोडियम एटम का भी 3s1 से निकालना है, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉन भी 3s1 से निकालना है. जब दोनों का 3s1 से अगर निकालना है तो दोनों पे शील्डिंग तो सेम है, और क्या सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस दोनों का सेम है. डिफरेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है ना, बोथ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड इज इन 3s1, राइट, बट शील्डिंग सेम हो गई, डिस्टेंस भी सेम हो गया, लेकिन डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डिफरेंट है ना, न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंट है. सोडियम इज 11, एल्यूमिनियम इज 13. तो एल्यूमिनियम के 13 प्रोटॉन्स मस्ट बी हैविंग अ ग्रेटर अट्रैक्शन ऑन 3p इलेक्ट्रॉन्स. तो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है बेसिकली, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम का 3p1 का इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू सोडियम का 3s1 का इलेक्ट्रॉन निकालना. तो वो यही पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन कर दो व्हाई एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम. बोथ sodium and aluminium, two positive ion has electron have electrons to be removed from 3p1, which experiences same shielding and same distance from nucleus, but nuclear charge of aluminium is greater due to more number of protons. चलें आगे बढ़े. जब पार्ट ई कह रहे हैं आइसोटोप ऑफ कॉपर एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 65, कंप्लीट द टेबल. शील्डिंग इफेक्ट को देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, ये 2 मार्क्स का था. अगर इसमें आपने ये इंक्लूड कर दिया कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और दोनों के 3p से ही निकालने इलेक्ट्रॉन, तो आपको मार्क मिल जाएगा. मैंने आपको ना तकरीबन, जब भी मेरा आंसर देखो पूरी नीचे तक जा रहा है, क्योंकि मैंने सारी पॉसिबिलिटीज दिखवा दी है. अदरवाइज इफ यू सी द मार्किंग की ऑफ इट, तो वो मार्किंग की में आपको किसी भी 2 पॉइंट लिखने के मार्क्स दे देता है. मतलब आपने शील्डिंग की बात कर दी, न्यूक्लियर चार्ज की बात कर दी, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे. आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दी कि दे आर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि दोनों का इलेक्ट्रॉन 3p1 से ही निकालना है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है एल्यूमिनियम का, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे. तो मैंने मैक्सिमम सारी चीजों को ना इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि वही वैसे ही क्वेश्चन होता है, उसको वो 3 मार्क्स का कर देता है. जब वो 3 मार्क्स का करता है तो वो आपसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता है, उसमें वो एक्सप्लेन डाल देता है एक्सप्लेन, तो इसमें भी है, लेकिन ये 2 मार्क्स का है. लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन हमने 3 मार्क्स के भी देखे. तो हम आंसर अपना ऐसे डिजाइन करके चीजों को पढ़ते हैं कि अगर ये 3 मार्क्स का भी आए तो ये आंसर लग जाए. न्यूक्लियर पुल की बात तो जरूरी है बहुत करना. देखो, असल इफेक्ट न्यूक्लियर पुल की वजह से तो है ना, तो वो तो 1 मार्क पक्के पक्के तो सॉलिड उसी के. उसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला कि सेम है, या आपने बोल दिया कि शील्डिंग सेम है, तो उनमें से किसी का 1 मार्क मिलेगा, मतलब उनके अलग अलग मार्क्स नहीं देगा. क्योंकि अगर आप शील्डिंग की बात कर दो, डिस्टेंस की बात कर दो, लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन की बात नहीं करोगे, तो फर्क समझ ही नहीं आएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी के फर्क है क्यों वहां पे.
देखो इसने सोडियम और एल्यूमिनियम एटम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए नहीं कहा है, उसने कहा है कि सोडियम एटम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव आयन बना के दिया हुआ है उसने। तो एल्यूमिनियम की अब जो फर्दर एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो एल्यूमिनियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बोली उसने। अगर आप एल्यूमिनियम लिखोगे तो एल्यूमिनियम की फर्स्ट नहीं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। और एल्यूमिनियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कब इन एक्शन आएगी, जब आप Al2 पॉजिटिव ऑलरेडी बना चुके हो, इसलिए Al2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। सही है अली, क्लियर हो गई बात? मास माविन और जैद हो गया स्क्रीनशॉट। चले आगे। An isotope of copper has a relative atomic mass of 65. Complete table 1.2 for an isotope of copper 65. देखो कॉपर के आइसोटोप तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ना, चाहे कॉपर का कोई भी आइसोटोप हो। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है, प्रोडक्ट टेबल से देख लो, डेट इज 29। न्यूक्लियन नंबर मास नंबर को कहते हैं, और मास नंबर उसने आपको दिया हुआ है 65। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, दोनों को माइनस कर दो। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑब्वियसली इसमें तो कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी में कॉपर की गलत बना देते हो। भाई 29 एटॉमिक नंबर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा 4s फिल बिल्कुल पहले होगा लेकिन लिखेंगे बाद में। लेकिन कॉपर और क्रोमियम के 4s में दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, उसके 4s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो फिर किस में आएंगे, 3d में आएंगे। 19 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक आ गए, तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो गलती क्या करोगे, या तो 4s पहले लिख दोगे या बाद में भी लिखा तो 4s2 लिख देते हो, 4s1 नहीं लिखते। ये एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी ट्रांजिशन एलिमेंट में कॉपर और क्रोमियम में, instead of having 2 electron in their 4s they always have 1 electron in 4s। सही है, रीजन नहीं है इसका, बस ये याद रखनी है बस। 4s पहले नहीं लिख सकते, वही तो कह रहा हूँ। 4s आपने फिल पहले करना है, लिखना बाद में। पहले लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि वो हाई एनर्जी लेवल पे है। पहले लिखने का मतलब आप शो कर रहे हो कि 4s लोअर एनर्जी लेवल पे है, जो कि नहीं है। वो तो फिल होने के बाद हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है। ठीक है अली, चलें आगे। The element copper has a relative atomic mass of 63.5। relative atomic mass हम कैसे निकालते हैं, एवरेज मास निकालते हैं सारे आइसोटोप्स का। कैलकुलेट हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1.05 ग्राम ऑफ कॉपर। तो ये तो बड़ा आसान काम है ना, आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल मास ओवर ए आर। मास है 1.05, ए आर है 63.5, और नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते तो एवोगाड्रो से। एवोगाड्रो की वैल्यू 6.022 एक्सपोनेंट 23 नीचे लिखी हुई मिल जाएगी आपको टेबल में, डेटा बुकलेट वाले। क्लियर है, आगे बढ़े, ये तो आसान से है ना। 9.96 एक्सपोनेंट 21 आ रहा है। जैद, हाँ उसकी रीजनिंग उसने कुछ कुछ जगहों पे ऐसे भी की हुई है कि फास्फोरस हैज अ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज मोर स्टेबल, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और कुछ जगहों पे उसने इन टर्म्स ऑफ स्पिन पेयर रिपल्जन के टर्म्स में भी बात की हुई है। लेकिन जो रिसेंट ईयर्स है उसमें ज्यादातर स्पिन पेयर रिपल्जन की बात की हुई है फास्फोरस और सल्फर को आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करने में। तो आप अगर स्पिन पेयर रिपल्जन याद रखो तो वो ज्यादा अच्छी बात है। मल्टीप्लाई बेटा इसलिए किया है क्योंकि ये जो आया है ना मास ओवर यार, ये मोल्स आए। मोल्स को नंबर ऑफ एटम्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, हमें पता है ना कि 1 मोल ऑफ एनी एटम हैज अ मास इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास, एंड इट हैज 1 मोल ऑफ एनी एटम है 6.022 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ एटम्स, जो कि एवोगाड्रो नंबर है। चलें आगे।
Copper has a melting point of 1085 degrees Celsius and a high electrical conductivity. Explain the properties of copper by referring to structure and bonding. भाई मेल्टिंग पॉइंट हायर है और आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, स्ट्रक्चर पता है हमें कॉपर का, जाइंट मेटालिक लैटिस है और बॉन्डिंग जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग है। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? अच्छा दो बातें पूछ रहे हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है वो भी बताना है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई क्यों है वो भी बतानी है। कॉपर has a giant metallic lattice, so huge amount of energy is required to break many strong bonds and sea of localized electrons makes it a good conductor. अभी क्लियर है? आगे बढ़े। Okay, period 3 elements and their compounds show the trends in physical properties. अभी आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, वो ट्रेंड भी हमें याद रखना होता है। स्केच द ग्राफ टू शो द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट टेबल। अच्छा पीरियड 3 में फर्स्ट 5 एलिमेंट्स में सोडियम मेटालिक बॉन्डिंग है, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट हायर है, एल्यूमिनियम का हायर होता है, मैग्नीशियम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन सिलिकॉन का बहुत ज्यादा हायर होता है क्योंकि जाइंट कोवेलेंट है। ये थोड़ा ऊपर से बनाना ताकि फास्फोरस में नीचे बना सकें, जैसे सोडियम आ गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। और फास्फोरस क्योंकि सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम होगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स। अच्छा फास्फोरस के बाद सल्फर आता है, वैसे ये पूछा हुआ नहीं है लेकिन हम बना रहे हैं। आगे सल्फर है, सल्फर का फास्फोरस से ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट। और उसके बाद आपका आता है क्लोरीन, क्लोरीन का फास्फोरस से भी कम। और उसके बाद आर्गन है तो आर्गन का सबसे भी कम होता है, आर्गन, क्लोरीन एंड सल्फर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फास्फोरस में जो और सल्फर में वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसी तरह क्लोरीन में Cl2 है तो इसकी वैन डर वाल्स फोर्सेस कम है, और आर्गन में तो लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर्गन मोनोटॉमिक है ना, तो इसलिए वैन डर वाल्स फोर्सेस वीकर हैं। देखो उसने हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछा है, उसने एल्यूमिनियम कॉपर मेटल था ना, कॉपर को किसी और मेटल के साथ तो कंपेयर नहीं किया भाई। अगर कॉपर को किसी और मेटल के साथ कंपेयर करता ना तो आप कहते कि भाई कॉपर 2 पॉजिटिव है, और अगर बाकी कोई ग्रुप 1 का मेटल है उसमें +1 होता है, सिल्वर +1 होता है, तो वो नहीं, चार्ज के बारे में नहीं, नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं देखना, बस जनरल बात करनी थी। सही है जैद, आगे बढ़े। Table 2.1 with the information for sodium chloride and phosphorus 5 chloride. तो बताओ आंसर इसके, कंप्लीट करनी है, इंफॉर्मेशन स्टेट लिखनी है। रूम टेम्परेचर पे सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है, दैट इज सॉलिड,
फॉस्फोरस 5 क्लोराइड PCl5, ये सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन फॉस्फोरस 5 क्लोराइड जो होती है उसकी स्टेट सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। अब ये कहाँ पढ़ा है हमने, ये periodicity में, जब आप इक्वेशन देखोगे ना हैंडआउट में, इक्वेशन जो लिखी हुई है वहां पे PCl5 के बारे में भी लिखा हुआ है, सॉलिड है या क्या है। अच्छा, नेम ऑफ चेंज विच अकर्स ऑन एडिशन ऑफ वाटर। अब पानी में डालोगे तो सोडियम क्लोराइड तो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जो नॉन मेटल क्लोराइड्स हैं वो भी डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन वो वाटर को एसिडिक कर देती हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल क्लोराइड्स या नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, पानी उनको क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। सोडियम क्लोराइड को पानी में डालो तो न्यूट्रल पीएच मिलता है 7, लेकिन अगर फॉस्फोरस 5 क्लोराइड को पानी में डालो तो आपके पास फॉस्फोरिक एसिड बनता है, और पीएच की रेंज जो होती है वो 1 से 2 के बीच में होती है, आप 2 भी लिख सकते हो। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी periodicity के हैंडआउट में। periodicity का हैंडआउट पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें रिएक्शन बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसकी पेपर में आती ही आती है। तो मेक श्योर periodicity की जितनी भी इक्वेशन आपको गिवन है ना, वो सारी की सारी आपने याद करनी ही करनी है। देखो, वो बुक में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट सेम शो नहीं कर रहा। वो जो लाइन है वो आपको लग रहा है हॉरिजॉन्टल है, लेकिन नीचे टेबल में देखो तो इनकी वैल्यूज लिखी हुई होंगी, वैल्यूज में फर्क दिख जाएगा, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। और रीजन डिस्कस नहीं करेंगे उसका। आयशा, Sir, in the book they're saying PCl5 is liquid. PCl5 इज लिक्विड? किसी रिएक्शन Yeah, में PCl5 बनी है? ये नॉर्मल स्टेट ऑफ PCl5 कह रहा है। yeah, it's in a reaction with chlorine. Reaction with chlorine. PCl5 is it has reacted with, phosphorus is reacted with chlorine to form PCl5. That's what you are saying. Yes, sir, and that's in liquid. अच्छा देखो, वो तो रिएक्शन के बाद है ना। रिएक्शन अगर PCl5 रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो दैट इज सॉलिड। अब ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, हीट करके बनाया है, किस तरह से बनाया है, इस रिएक्शन को हम हीट करके बनाते हैं, तो उस पे जो PCl3 बन रहा होता है वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा होता है। बट अगर PCl5 बन रहा है वो भी लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो आप याद क्या रखोगे? सॉलिड। Okay, sir. ठीक है, इट्स अ वाइट सॉलिड। हैंडआउट में देखना जरा निकाल के, तो हैंडआउट में ना सारे टेबल्स बनाए हुए हैं, उसमें सबके बारे में लिखा हुआ है। फॉस्फोरस ऑक्साइड्स के बारे में भी है, क्लोराइड्स के बारे में भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैंडआउट, periodicity वाला। Okay, sir. आगे कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट बी। ओके, अच्छा जी, टेनिसिन is an unstable man-made element. It is found below astatine in group 17. The chemical properties of tennessine and its compounds have been predicted. Suggestion equation predict कैसे करेंगे भाई? अगर ग्रुप 17 में, तो ग्रुप 17 वाली प्रॉपर्टीज होंगी ना। It must have 7 electrons in its outermost shell. It should stay the diatomic form. अब आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो ये भी सॉलिड होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, रिएक्शन ऑफ सोडियम NaTs, okay, and Br2, assume that tennessine follows the same trend as the other elements in group 17. अब देखो, bromine is more reactive because it is higher in the group as compared to this tennessine जो नया एलिमेंट हमें दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ना सिंपल, ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर मैं कहूँ सोडियम आयोडाइड के अंदर ब्रोमीन डाल दो, तो वी नो दैट ब्रोमीन इज अ मोर रिएक्टिव हैलोजन, सो इट विल रिड्यूस एंड इट विल ऑक्सीडाइज द आयोडाइड आयन टू आयोडीन, और उसकी जगह पे ब्रोमाइड आयन बन के लग जाएगा। तो यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं किया, बस आयोडीन की जगह आप ये टेनिसिन डाल दो, जो भी नया एलिमेंट दिया हुआ है Br2, ये क्या बन जाएगा? NaBr, और साथ में जैसे I2 बना है तो ये TS2 बन जाएगा। इक्वेशन बैलेंस कर लेना बस। डन। एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? बिकॉज ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, hence bromine is a what you say is a stronger oxidizing agent.
या वी कैन से कि जो आपका टीएस है टेनिसीन, उसकी देखो जब ये हैलाइड आयन बना हुआ है तो इस हैलाइड आयन की अगर हम बात करें, जैसे फ्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, तो इनमें से इजीली सबसे इजी ऑक्सीडाइज कौन सा होगा? जो नीचे होगा। ठीक है, समझ आ रही ना बात? रिड्यूसिंग, या इसको ऐसे लिखते हो, ease of oxidation of halide ions increases down the group. ब्रोमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर आपका क्लोरीन है, जो ऊपर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना। मतलब अगर मैं हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करूं तो मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव हेलोजेंस का मतलब क्या है कि हेलोजेंस बेसिकली दे एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. More stronger oxidizing agent would be that halogen which is higher in the group. Displacement कब करेगा? More reactive halogen will displace the less reactive halide ion from its compound. अब हैलाइड आयन जो है वो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, उसमें मैंने ब्रोमीन डाला है. नाउ ब्रोमीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोराइड इज अबव ब्रोमीन इन दी ग्रुप 17, तो वो ब्रोमीन उससे इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता. हाँ, ये जो नया टेनिसीन है इससे छीन सकता है क्योंकि वो उसके नीचे है. चले आगे. Some scientists predict that tennessine has physical properties typical of metals like copper. Okay, something new. Table 2.2 with the predicted melting point of tennessine and the lattice structure of solid chlorine, bromine, and tennessine. Assume that tennessine has properties typical of metal like copper. अब उसने पूरी बात ही चेंज कर दी. Halogens are non metals, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भाई, इसको ना एज अ मेटल ट्रीट करो. तो क्लोरीन हमें पता है, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस है, ब्रोमीन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये सिंपल मॉलिक्यूलर है. क्लोरीन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल दे आर सिंपल मॉलिक्यूलर. व्हाट अबाउट टेनिसीन? वो कह रहे हैं कि जस्ट लाइक कॉपर मेटल की तरह ट्रीट करो. तो मेटल क्या होता है? जाइंट मेटालिक लैटिस. अच्छा, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको खुद बताना है, ठीक है, अपनी नॉलेज से. अब नॉलेज तुमने कहा से, तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट तो याद करे नहीं है कभी किसी मेटल के हमने. अब आप लोग अभी जरा मेल्टिंग पॉइंट देख रहे थे किसी मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह के. सही है. तो उसने कॉपर से ही क्यों उसको कंपेयर करवाया? क्योंकि कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है. बचपन से आप एक ये प्रॉपर्टी पढ़ते आए हो कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. मतलब जो दूसरे ग्रुप के मेटल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ट्रांजिशन मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. आपने वैल्यू देनी है. हाई तो सबको पता है, अब हम वैल्यू क्या दें? अब हाई मेल्टिंग पॉइंट किसको हाई बोले? तो अब ये सारे सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट होगा. अब अगर कॉपर का आप मेल्टिंग पॉइंट देखो ना तो वो अराउंड चला जाता है 600 के फिगर में. ठीक है, उसने कंपेयर करवाया कॉपर से, इसलिए मैं कॉपर को कंसिडर कर रहा हूँ.
समझ आई बात? कॉपर के मैं ब्रास की बात कर रहा हूँ, ब्रास का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 600 से ऊपर चला जाता है जब जिसमें आप कॉपर मिलाते हो थोड़ा सा जिंक के अंदर, जिंक और कॉपर का। वरना कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट तो मतलब ट्रांजिशन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट समझो 1000 से ऊपर ही लेंगे आपको। तो अब इसमें ना फ्री हैंड लिखना है आपको, लेकिन ये 98 89 ये गड़बड़ हो जाएगा। सही है, तो 700 चल जाएगा अब्दुल अजीज, 500 चल जाएगा, 600 चल जाएगा, 1400 भी चल जाएगा। तो अब्दुल अजीज इज सेइंग 700, कम 700 लिख दे। मार्किंग की में रेंज दी हुई होगी इसकी, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता है इसकी। Sir, what does like negative melting point mean? Temperature is -101 degree Celsius. मतलब it melts at -101 degree Celsius. Negative melting point मतलब क्या मैं समझाऊँ? आपके पास नंबर है 0 डिग्री सेल्सियस से कम है इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए मैं नेगेटिव में। Okay, sir. चलो मूविंग ऑन। G belongs to a group of compounds called ethers. Ethers हमने अलग से तो नहीं पढ़ा है कभी, बस ईथर का इतना याद रखना, हमने वो ईथर देखा है कि इस तरह का एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये एस्टर की तरह नहीं होता, एस्टर में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे रो आ रहा होता है। ये कीटोन की तरह भी नहीं होता, इसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे एक और सिंगल बॉन्ड। बहरहाल रिएक्शन वगैरह ईथर के कोई भी नहीं है हमारे से, वैसे उसने खुद ही डिस्क्राइब कर दिया ना, तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। कह रहे हैं व्हेन C4H10O is heated, thermal decomposition occurs. Reaction equation given है, the atoms in a molecule of CO are held together by a triple covalent bond. Carbon monoxide की bonding है, one of these bond is a coordinate covalent bond. We know that. Draw dot and cross diagram to show the arrangement of outer electrons in carbon monoxide molecule. कार्बन मोनोक्साइड की डेटिव बॉन्डिंग हम लोगों ने बनाई भी ऑलरेडी। डेटिव बॉन्डिंग हमने अमोनियम आयन की बनाई, Al2Cl6 की बनाई थी, और BF एंड H3O हाइड्रोक्सोनियम H3O पॉजिटिव आयन की बनाई थी, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अगर आप डॉट से शो कर रहे हो तो डेटिव बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन डॉट से शो करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन से आया है इसलिए डॉट से शो किया है, और बाकी कार्बन के इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से शो कर दिया। ये तो याद रखनी आप। ईज ऑफ ऑक्सीडेशन से माविन मतलब होता है कि आसान, अगर मैं बात करूँ ना हेलाइड आयंस की, तो फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, अगर मैं कहूँ कि ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन छीनने हैं आपको तो उसको ऑक्सीडाइज करवाना है ना। क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन छीन के Cl2 बना रहे हैं, इसको भी ऑक्सीडाइज करवाना है। तो कौन से हैलाइड आयन से आप इजिली इलेक्ट्रॉन निकलवा सकते हो? ब्रोमाइड आयन से, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो ब्रोमाइड आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन है, तो ब्रोमाइड आयन कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप 7 या 17, तो क्या होता है, हैलाइड आयन की ईज ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रही है, आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं नीचे वाले हैलाइड आयन। डन। आगे बढ़े। माविन, अच्छा जी, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी using the calculate the bond energy of carbon monoxide triple covalent bond की bond energy निकालनी है using the bond energy values in table 3.1 and the enthalpy change for the thermal decomposition of G. Show your work. Sorry, sir. अब्दुल अजीज क्या कह रहे हो? और मैं कह रहा हूँ कि प्लीज गो अगेन विद दिस, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है। एक Sir, I was मिनट actually a bit बता distracted. रहा हूँ टाइम बता रहा हूँ।
कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग की बात कर रहे हो? जी सर, ये डेटिव बॉन्डिंग है ना? ये डेटिव बॉन्डिंग है, ये हमें याद रखनी है मेरे बेसिकली। को समझ नहीं आई थी। देखो इसमें दो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell, so carbon shares 2 of its electrons and oxygen has 6 electron in its outermost shell. Now oxygen is left with 4 more electrons, but now what happens is कि oxygen give one of its electron to the carbon atom first, ठीक है? अपने ऑक्सीजन कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के साथ एक और बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो शेयर्ड पेयर हमने बनाया है लास्ट वाला, तो इसमें both of the shared pair of both of the electron in a shared pair are given by one atom only. So such a covalent bond is known as dative covalent bond. उसको हम शो कैसे करते हैं? एक लाइन से शो कर देते हैं to confirm that ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 अपने उसने शेयरिंग पे लगा दिए, 2 एज अ लोन पेयर बचे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग याद रखनी है, जिसमें से हमने एक अमोनियम आयन देखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड देखा हुआ है, हाइड्रोक्सोनियम आयन देखा हुआ है, H3O पॉजिटिव आयन, और आपका Al2Cl6, ठीक है, और NH3BF3। ये हैंडआउट में भी है सारे, ये हमने प्रैक्टिस भी किए। उसके अलावा और भी कोई डेटिव बॉन्ड हो सकता है, वो फिर हमें बताएगा कि कैसे बनाना है, लेकिन ये वाले तो हमें याद होने चाहिए। चलें आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या है, कैलकुलेट दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूजिंग द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। अब बॉन्ड एनर्जी इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन गिवन है हमें, हमारे ये इक्वेशन मैंने ऊपर से ली है, ऊपर लिखी हुई थी। तो हमने क्या करा, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए करते क्या है, अगर मैं साइकिल बनाऊं तो साइकिल भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकट लगाना चाहो तो सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। मतलब सारे रिएक्टेंट की बॉन्ड इंथैल्पी ऐड करो और माइनस कर दो सारे प्रोडक्ट की बॉन्ड इंथैल्पी ऐड करके। अब आपको बॉन्डिंग देखो, बॉन्डिंग ये जो C4H10O लिखा हुआ है उसकी बॉन्डिंग की परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो उसने दी हुई है मुझे, ईथर स्ट्रक्चर बना के दिया था ना ईथर का। सर फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं ना? फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, ये बॉन्ड इंथैल्पी डाटा यूज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। कंबशन डाटा में भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, बस फर्क क्या होता है, जब हम बॉन्ड इंथैल्पी डाटा यूज करते हैं तो वैल्यूज विदाउट साइन रखते हैं, मतलब बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू को कोई साइन नहीं देते। तो सर सिर्फ एक फॉर्मेशन नहीं है, सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, बाकी सब में तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है ना? जी ओके सर। आयशा, MgCl2 और NaCl, अच्छा ये अलग से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसको होल्ड करो, अभी क्लास के इस क्वेश्चन के एंड में पूछ लेना, बीच में तो समझा देता हूँ। अच्छा अब इसमें देखो रिएक्टेंट हमारे पास कार्बन C2H6 है। C2H6 तो इथेन है ना, इसकी बॉन्डिंग तो आपको पता ही है, इसमें 2 कार्बन कार्बन, मतलब एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है जो कि 350 है, और साथ में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस 6 × 4 10। अच्छा उसके बाद प्रोडक्ट साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, उस कार्बन मोनोऑक्साइड की डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी पूछा तो उसको मैंने x ले लिया। फिर उसके बाद CH4 है, मीथेन। मीथेन में आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 4, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंथैल्पी दी हुई है 410, तो आप इसको 4 × 410 करोगे तो ये आपके पास इंथैल्पी आ गई सिर्फ किसकी, रिएक्टेंट्स की। प्रोडक्ट की इंथैल्पी अभी आपको निकालनी है, प्रोडक्ट में आपके पास, अच्छा नहीं मैंने ना प्रोडक्ट पहले लिख दिया, रिएक्टेंट बाद में लिखेंगे अभी।
मैंने प्रोडक्ट लिख दिया पहले। सर CO को X लेंगे हम। CO पूरा ना तीनों बॉन्ड की एक साथ पूछ रहा है वो, उसने बोला है कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड की एक साथ पूछ रहा है ना पूरी, तो मैं अलग अलग नहीं निकालने वाला, तो मैं 3x ही लूंगा, एक ही x लूंगा। जी माविन, ये फॉर्मूला या तो आप साइकिल बना लो या फॉर्मूला फॉलो कर लो। देखो अगर ये कंफ्यूजन हो रही है तो मैं ना आपको बता देता हूँ, थोड़ा अलग से रिकॉल हो जाता है। देखो साइकिल बना के हमने कैसे किया है ये काम, हमें ये पता है कि भाई अगर मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें जितने भी बॉन्ड्स है ना, अब ये जो हमें एक तो स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है और प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बना हुआ है, इथेन बना हुआ है। इथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड को ना मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, ये बात एक ही है। और मीथेन बना हुआ है CH4। अब आप पहले सारे रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेक करते हो और फिर प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्म करते हो, ऐसे ही था ना। और हेसिस साइकिल जब लगाते हो, हेसिस लॉस में जब लगाते हो तो क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट्स, ये वाली जो रिएक्टेंट हो गया और ये जो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट की इंथैल्पी हम सारी क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट साइड पर। रिएक्टेंट साइड पे पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो ये बनता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद किया हुआ है, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, अगर बॉन्ड इंथैल्पी डेटा यूज करके इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, सॉरी ऑल द रिएक्टेंट माइनस ऑल द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट तो हमारे पास इसमें एक ही है ना, C4H10O। अब उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बहुत ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 10 है तो 4 10 into 10 हो जाएगा पहले तो, प्लस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, 2 है तो 2 into 360। तो रिएक्टेंट साइड पे ये सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे, माइनस बॉन्ड एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से जो प्रोडक्ट साइड पे बनना है। इन दोनों को जब माइनस करोगे तो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन आ जाएगा। वो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन उसने इक्वेशन के साथ हमें दिया हुआ है जो कि -7 आ रहा है। तो आपके पास ये जो अननोन है x, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है, वो निकल जाएगी। कितनी आ रही है सबकी अलग अलग कैसे, अब्दुल अजीज 1077, आजमीर अलग क्यों आ रही है हमारी? जो 350 लिखा है ना, इसके साथ भी आपका क्या कहते हैं, हाँ अच्छा, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड मैंने लिखा नहीं है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है ना इधर में, कितने, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये 2 into 350 भी हो जाएगा। आयशा कितना बना आंसर? +1077 किलो जूल पर मोल। ओके चले आगे। माविन -7 तो इक्वल टू के उस साइड पे लिखा है ना, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन गिवन ऑलरेडी। -7 आंसर आ रहा है, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आएगा। आ गया है सबका आंसर या नहीं?
आगे कह रहा है when G is heated in a sealed container and equilibrium is produced, complete the expression for the equilibrium constant Kc for this reaction. अच्छा जी, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की एक्सप्रेशन क्या होती है? आपने कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट जिसमें C2H6 है डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट्स. यूनिट्स क्या होंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर 3 बार है क्योंकि सबकी पावर 1 है ना, मोल्स 1 है तो पावर 1 ही आ रही है. तो हमारे पास जो यूनिट बचेगा वो बचेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पे स्क्वायर. दिस इज मोल स्क्वायर dm-6. फोर इंटू 410 क्यों किया था? कहाँ पे? ये वाला कह रहे हो? क्योंकि ये मीथेन का है. कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी 410 है, तो मीथेन में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना. प्रोडक्ट साइड पे मीथेन भी तो है, CH4 अनम. चले आगे. चलो आगे कह रहा है इतना बड़ा सामना. देखो Kc एंड फॉर Kc एंड Kp दे शुड Kc और Kp में आपके पास वही चीजें आती हैं एक्सप्रेशन में जो या तो गैस हो या लिक्विड हो या एक्वा स्टेट में हो. सब कुछ आ सकता है एक्सेप्ट फॉर सॉलिड. सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं होती है ना, तो Kc में सॉलिड आ नहीं सकता. और Kp में प्रेशर होता है तो प्रेशर सिर्फ गैस का होता है, तो Kp में सिर्फ गैसेस आ सकते हैं. ठीक है, इट्स नॉट रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट. In Kc you cannot include solids. In Kp you can only include gases. अच्छा जी, आगे कह रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ G in the presence of iodine affects the activation energy for the reaction. ऊपर जो रिएक्शन था उसकी डिकम्पोजिशन जो हो रही है, वो कह रहा है आयोडीन के साथ एक्टिवेशन एनर्जी 143 है, विदाउट आयोडीन इज 224. स्टेट व्हाट इफेक्ट adding iodine to the reaction mixture has on the value of Kc. Okay, Kc डालने से Kc में आयोडीन डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है. इट मींस आयोडीन इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट यूज करो या ना करो, क्या आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ऊपर उस पर कोई उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? भाई एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा. क्या रिएक्शन मोर टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड लेफ्ट जाएगा? मतलब क्या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट डालने से अफेक्ट होता है? नहीं होता ना. क्या Kc की वैल्यू पे कोई चेंज आएगा? नो चेंज. एज आयोडीन is acting as a catalyst which does not affect position of equilibrium. चलें आगे. Boltzmann distribution curve. Figure 3.2 shows the Boltzmann distribution of energies for molecule G at a constant temperature. Sketch on figure 3.2 the Boltzmann distribution energies for the molecules of G at a higher temperature. अब हायर टेम्परेचर पे बोल्ट्जमैन कर्व जो है उसकी पीक नीचे चली जाती है और वो आगे बढ़ जाता है. ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पीक जो है वो नीचे होगी और आगे होगी. सही. और एक जगह पे ये कर्व यहाँ पे ना मीट करा सकते हो. अगर लोअर टेम्परेचर पे होगा तो पीक ऊपर चली जाती है और ये नीचे चला जाता है. फिलहाल हम सिर्फ हायर टेम्परेचर का बना रहे हैं. ऐसा ना ग्रीन वाला जो मैंने बनाया ना, दिस इज फॉर लोअर टेम्परेचर.
अभी उसने हाई टेम्परेचर का बनाने के लिए बोला हुआ। सही है, तो आसान सी बात है ना, आगे चलें। The functional group G is an oxygen atom bonded to 2 carbon atoms. This oxygen is bonded to 2 carbon atoms, जिसको ईथर बोला हुआ है उसने। G, H and J are the structure isomers with the formula C4H10O. H and J are straight chain molecules. Table 3.3 shows the boiling point and reaction of G, H and J when heated under reflux with excess acidified K2Cr2O7, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब G के ही दो डिफरेंट आइसोमर्स है, जिसको वो ये नहीं बता रहा स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। अब स्ट्रक्चर में कौन सी टाइप है, क्या उसने फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया है या नहीं, वो नहीं बताया उसने। और टेबल में वो कह रहा है कि जब हमने G में K2Cr2O7 डाला है तो कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। ईथर का तो हमने कोई रिएक्शन पढ़ा ही नहीं है, मतलब कलर चेंज अगर नहीं हो रहा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो ऑरेंज है और ऑरेंज ही है, तो इट मींस के ऑरेंज टू ग्रीन नहीं हुआ। तो K2Cr2O7 ने एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं किया, मतलब ईथर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। लेकिन H और J दे हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि इसका मतलब है कि H और J जो है वो ईथर नहीं है, वो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेशक सेम है, तो वो क्या पता कोई अल्कोहल बना हुआ। तो क्या इसका कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर अल्कोहल बन सकता है? अगर मैं टोटल OH O बीच में से हटा के या OH लगा दूं, कार्बन तो अभी भी 4 ही है ना उसमें, हाइड्रोजन पहले कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी कितने हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ऑक्सीजन। हाँ, मतलब H और J जो है वो कोई अल्कोहल होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना और अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शोन बिटवीन G एंड H। तो अब ये इनके बीच में आइसोमेरिज्म क्या है G और H में? G ईथर है और H हम कह रहे हैं अल्कोहल है। दिस इज स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की भी 3 टाइप होती है ना, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हुआ है पूरा का पूरा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शोन बिटवीन H एंड J। अच्छा, अब H और J में से दोनों ही अल्कोहल होंगे ना, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडाइज्ड हुए। आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते हो G का आइसोमर, क्योंकि ऑक्सीजन पे ज्यादा हो जाएगा। आप एल्डिहाइड भी नहीं बना सकते, क्योंकि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगाओगे हाइड्रोजन कम पड़ जाएंगे। आप कीटोन भी नहीं बना सकते हो, बना के देख लो आपके हाइड्रोजन पूरे नहीं होंगे, फिर अल्कोहल ही बना सकते हो। मतलब H एंड J दे मस्ट बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, राइट, बट दे शुडंट बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। दोनों अल्कोहल ही होंगे फिर ये, अगर वो ईथर नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो मतलब अल्कोहल है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो नहीं होगा ना H और J आपस में। इट मींस कि वो कौन से आइसोमर हो सकते हैं, फिर वो चेन आइसोमर भी हो सकते हैं, पोजिशनल आइसोमर भी हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4 कार्बन में चेन आइसोमेरिज्म हो तो सकता है। सही है, तो आप पोजिशनल आइसोमर लिख दो, OH की पोजीशन चेंज हुई है। अच्छा, मैं पोजिशनल लिख दो या चेन लिख दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ना इनके वो भी काम है, क्या बॉइलिंग पॉइंट में भी फर्क है, वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से हो रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल बिल्कुल बन सकता है, वही तो पोजिशनल आइसोमर होगा इसका। Sir, primary and secondary, right? Tertiary cannot be oxidized. हाँ, tertiary can, but you do not have to write the type of alcohol, na? You have to write the type of isomerism. So that is a positional isomerism. Secondary alcohol can be made, right? सही है सामिया, स्क्रीन ऊपर कहाँ तक करें भाई? महावीर, सही है। आगे बढ़े, प्रीवियस पार्ट बोल्ट्जमैन वाला।
चलो आगे कह रहे हैं ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एच एंड जे, स्टेट द सिस्टमैटिक नेम फॉर ईच स्ट्रक्चर। अब आपने स्ट्रक्चर्स बनाने, आपने ये तो डिसाइड कर लिया अल्कोहल है, एक में आपने पोजिशनल आइसोमर बोला है, तो एक आप जो है वो ये बना दो, एक में आप जो है वो यहाँ लगा दो। बाकी स्ट्रक्चर्स बोले ना, तो स्केलेटल फॉर्मूला भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई, अनलेस के वो लिख दे के स्केलेटल ही बनाना है या डिस्क्रीट बनाना है। सिस्टमैटिक नेम वही जो नेमिंग हम पढ़ते हैं, दिस इज ब्यूटेन 1-ol and this is butane 2-ol। चले अब अच्छा एच और जे में से अगर आप कहोगे हमें कैसे पता है जे ब्यूटेन 2-ol नहीं है, तो आप जे में ब्यूटेन 2-ol बना देना, डजंट मैटर। मामीन देख लिया था ना आपने ऊपर वाला क्वेश्चन, या आपकी दोबारा करूं? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है के हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O। अब जी एच और जे के बाद तो के पे आ गया है, के का मॉलिक्यूलर फार्मूला वो कह रहा है C3H6O when K is added to 2,4-dinitrophenyl hydrazine and orange PPT form। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं के है वो या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। फिर कह रहे हैं व्हेन के इज वार्म विद टॉलिन सीजन एंड सिल्वर मिरर फॉर्म, ये कंफर्म हो गया कि के जो है वो एल्डिहाइड है, सही। अब आपसे कह रहे हैं ड्रॉ द डिस्क्रीट फॉर्मूला ऑफ के। अब 3 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड कोई भी बना सकता है, एल्डिहाइड बनाना है वो भी 3 कार्बन एटम वाला, प्रोपेनॉल बनाना है इन शॉर्ट, लेकिन डिस्क्रीट फॉर्मूला बनाना है, मतलब सारे बॉन्ड शो करने हैं आपको। एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप है, आखिर में आएगा। सही है, ये तो बड़ा सिंपल सा था। चलें आगे बढ़े। Two methyl propene reacts with HCl at room temperature. The major organic product is 2-chloro-2-methyl propane। ओके, अब मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? मार्कोवनिकॉव रूल से, इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इस केस में हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड कर रहा है, so hydrogen will get attached to that double bonded carbon atom where already the hydrogen atoms are higher। सेकंड कार्बन पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगेगा और फिर कार्बन फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगेगा, तो ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, सही है। अभी इसमें फिलहाल वो कह रहा है कि कंप्लीट फिगर 4.1 टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट एंड द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। अब मैकेनिज्म बनाने के लिए आपको सारे डायपोल्स बनाने पड़ते हैं, कर्ली एरोस और लोन पेयर्स। क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी विल अटैक द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन HCl विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। तो ये 2 कर्ली एरोस आपको बनाने हैं। उसके बाद अब ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनके बीच का जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन HCl में से आ रहा है उसके साथ अटैच्ड होना है ना इसको। अब मेजर प्रोडक्ट के लिए वो कह रहा है कि आपने मेजर प्रोडक्ट बनाना है। मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज 2-chloro-2-methyl propane, जो अभी यहाँ पे बना हुआ है। तो इट मींस के हमारे पास हाइड्रोजन उस कार्बन पे लगेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम ज्यादा हैं, तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट वाले कार्बन पे आएगा।
ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर ये जो क्लोराइड आयन निकला है वो अटैक करेगा इस कार्बन को, और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है उसे थोड़ा टेढ़ा करके बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट चेन देखूं उसमें तो ये 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। इसमें क्लोरीन भी लगा हुआ है सेकंड कार्बन पे, और सेकंड कार्बन पे नीचे मिथाइल भी लगा हुआ है, तो दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलें आगे। Explain why in this reaction 2-chloro-2-methyl-propane is produced at a higher yield than 1-chloro-2-methyl-propane। भाई वही मेजर माइनर प्रोडक्ट का चक्कर है ना, कि 2-chloro-2-methyl-propane उसको मेजर प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो कार्बोकेटाइन है, दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। Why it is more stable? Because positive carbon has 2 alkyl groups directly attached to it, तो इसका ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ दिस इज मोर स्टेबल as carbon positive has 2 alkyl groups attached, so it has greater positive inductive effect, hence more chance to form। इतना भी लिख दोगे ना काफी है तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो आपका ज्यादा स्टेबल है उसके बनने के चांसेस, उस कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा हैं। चलें आगे। देखो बेटा, ये जो क्लोराइड है ये हमारा इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए आप इलेक्ट्रॉन बनाते हो, अगर आप HCl के बीच में जो शेड पेयर है वो बनाने का कह रहे हो तो वो एक अलग चीज है। कुछ कॉइल की हालात है। टाइम बात नहीं समझ आई, क्या पूछ रहे हो हुजैफा? आप कुछ पूछ रहे हो? सॉरी सर, माइक पर हुजैफा चले आगे बढ़े। आगे कह रहा है 2 bottles labeled Q and M। आयशा क्लियर हो गया ना क्वेरी? 2 bottles labeled Q and M each contain straight chain halogenoalkane with the molecular formula C4H9X, where X represents chlorine, bromine or iodine. A sample from each bottle is added to separate sample of equal amount of aqueous silver nitrate in ethanol। भाई सिल्वर नाइट्रेट हेलोजन एल्केन में डालते हैं तो सिल्वर हैलाइड आयन के साथ लग के सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड बनाता है, जिसके अलग अलग कलर होते हैं, तो उससे हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। In each reaction, the same organic product T and a precipitate are made as shown in figure 4.2। सिल्वर नाइट Q में सिल्वर नाइट्रेट डाला विद इथेनॉल तो T बना, M में सिल्वर नाइट्रेट डाला इन इथेनॉल तो T बना।
डिस्क्राइब द कलर ऑफ ईच ऑफ द प्रेसिपिटेट मेड। Q में जब हमने सिल्वर नाइट्रेट डाला है तो जो कलर आ रहा है वो व्हाइट आ रहा है, और M में जब डाला है तो येलो आ रहा है। ठीक है, तो Q के साथ जो है वो क्लोराइड आयन लगा हुआ था, M के साथ जो है वो आयोडाइड आयन लगा हुआ था। यही मतलब है ना इस बात का। कह रहे आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन T and then name the type of reaction that occurs using the information in figure 4.2 and table 4.1. Functional group in T. हाँ भाई, क्या आंसर लिखें? देखो आपने करा क्या, आपने सिल्वर नाइट्रेट डाला इन इथेनॉल, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट। क्यू जो है ना एक हेलोजिनो एल्केन है। अब वो हेलोजिनो एल्केन में कितने कार्बन है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि क्यू में जो हेलोजन है वो क्लोराइड है, क्योंकि व्हाइट पीपीटी आ रहा है ना। उसमें जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो सिल्वर आयन जो है ना वो क्लोराइड आयन को अपने साथ लेके चला जाएगा। लेकिन ये होता क्या है बेसिकली, पहले जो है ना इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। हम ना एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें से पहले वाटर में से जो OH नेगेटिव आयन होते हैं वो निकल के पहले क्लोराइड आयन को डिस्प्लेस करेंगे, और वो क्लोराइड आयन जब सोल्यूशन में जाएंगे तो सिल्वर उनके साथ बॉन्ड बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा टी का वो बनता है अल्कोहल। या फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या लगता है? हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। ये रिएक्शन याद है कहाँ पढ़ा है, कौन से हैंडआउट में पढ़ा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है? और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, OH लगा है ना एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये आपको मिलेगा रिएक्शन हेलोजिनो एल्केन्स में। अच्छा, मैंने कल आपको एक वो भेजी थी, ड्राइव लिंक भेजी थी रिसोर्सेज की, जिसमें ऑर्गेनिक के सारे हैंडआउट्स मैंने एक जगह पे मर्ज कर दिए। तो मर्ज नहीं किया मतलब सारी फाइल एक फोल्डर में डाल दी है, तो वहां से देख लेना। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन ना अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं कि ये कहाँ पे लिखा है कि सिल्वर नाइट्रेट डालने पे अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो इसलिए हैंडआउट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, we can investigate the rate of hydrolysis using aqueous silver nitrate solution. The water in the silver nitrate solution act as a nucleophile and again an alcohol is formed. तो पहले जब आप सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालते हो तो सिल्वर नाइट्रेट एक्वस में क्यों लिया है? एक्वस मतलब विद वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना पहले यहाँ से Br को हटा के अल्कोहल बनाते हैं, और ये जो Br नेगेटिव अलग निकला है सिल्वर आयन पर इसको पकड़ के सिल्वर ब्रोमाइड बनाएंगे। ठीक है, it is a very similar reaction to the reaction that takes place with aqueous alkali, मतलब substitution reaction ही है। However, the hydrolysis with water occurs more slowly than with OH negative ion. This is because the negatively charged hydroxide ion is more effective nucleophile than a neutral water molecule. सही है, समझ आई बात? तो ये भाई कोई भी चीज छोड़नी नहीं है आपने, स्पेशली हैंड आउट में से जो उस फोल्डर में मैंने हैंड आउट डाले हैं, एक बार उसको बहुत तरीके से ध्यान से सुकून से पढ़ लेना। अगर आपको कोई चीज, ये बुक नहीं डली हुई है पूरी, उसमें से सिर्फ चीजें वो निकली हुई हैं जो कि एग्जाम में आ चुकी हुई हैं या आ सकती हैं। चले आगे। अच्छा, कह रहे कंस्ट्रक्ट एन आयनिक इक्वेशन टू डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट व्हेन M रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। अब येलो प्रेसिपिटेट किस चीज का है? सिल्वर आयोडाइड का। अब आयनिक इक्वेशन क्या होगी? सिल्वर आयन और आयोडाइड आयन आपस में रिएक्ट करके सिल्वर आयोडाइड बना रहे हैं। बस सिल्वर आयोडाइड सॉलिड बनेगा, आयोडाइड आयन एक्वस होगा और सिल्वर आयन भी एक्वस होगा। स्टेट सिंबल मांगा नहीं है, लेकिन अगर स्टेट सिंबल मांगेगा तो आयन हमेशा एक्वस स्टेट होती है, और बाकी पीपीटी बन रहा है येलो पीपीटी, उसका तो ऑब्वियसली सॉलिड ही होगा।
Describe which region Q or M will produce a precipitate more quickly when each added to silver nitrate in ethanol. Explain your answer. ये तुम बताओगे Q के साथ जल्दी बनेंगे प्रेसिपिटेट या M के साथ बनेंगे? M के साथ बनेंगे। और रीजन क्या है? बिकॉज M में आयोडीन है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीकर होगा ना, क्योंकि जैसे हम हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा आयोडो एल्केन है, तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन आयोडीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, कार्बन क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये इजी टूटेगा तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, इट मींस के रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा उसको। So M will react faster, or reason because carbon iodine bond is weaker. When pure T is added to alkaline iodine, a yellow PPT of an aninyl are made. Identify the aninyl. Aqueous alkaline iodine का मतलब है येलो पीपीटी। कौन सा टेस्ट है? ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट। और ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट जब हम करते हैं तो येलो पीपीटी जो बनता है वो CH3 का बनता है, इसको कहते हैं ट्राई आयोडोमिथेन। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि येलो प्रेसिपिटेट एंड एनाइन इज फॉर्म। आपने एनाइन आइडेंटिफाई करना है। अब टी है क्या? व्हेन प्योर टी का जरा स्ट्रक्चर ऊपर कुछ टी अचानक, हाँ टी क्या था? टी अल्कोहल था, सही। कितने कार्बन एटम वाले अल्कोहल था? क्योंकि ये हेलोजन एल्केन से बना था, 4 कार्बन एटम वाले हेलोजन एल्केन से। तो ये जो अल्कोहल बनेगा वो भी 4 कार्बन एटम वाला ही अल्कोहल बनेगा ना। लेकिन ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट के साथ जब रिएक्शन होता है किसी अल्कोहल का, और ऐसा अल्कोहल जिसमें आपके पास ये अल्कोहल अगर ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट पॉजिटिव है तो इट मींस हमारे पास अल्कोहल कोई ऐसा होना चाहिए था कि जिस कार्बन पे वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना, उसके साथ एक CH3 हर हाल में हो, तभी तो ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट पॉजिटिव आएगा ना। तो होता क्या है? ट्राइआयोडोमिथेन टेस्ट इसको तोड़ के अपने साथ ले जाएगा आयोडीन और उसको बना लेगा CHI3। और बाकी की ये जो चीज रह गई है उसको क्या करेगा? वो ऑक्सीडाइज कर देता है, और इसको जब ऑक्सीडाइज करता है तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीडाइज करता है। जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है ये एनाइन जो बनेगा इसका वो कार्बोक्सिलेट आइन बनेगा। तो वो जो नेगेटिव आइन हमसे मांग रहा है वो बेसिकली ये जो एसिड है इसका नेगेटिव आइन मांग रहा है, जो कि CH3 CH2 COO नेगेटिव। आयोडोमिथेन टेस्ट याद है? इन लोगों को याद है या नहीं है? लेट मी शो यू। नहीं, येलो पीपीटी एल्डिहाइड और कीटोन की वजह से नहीं बना है। तो येलो पीपीटी आपका बन रहा है ना, वो ट्राई आयोडोमिथेन की वजह से बन रहा है। और वो येलो पीपीटी इसलिए बन रहा है क्योंकि आपके साथ ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट इन चीजों के साथ देता है, या तो मिथाइल कीटोन होगा हमारे पास। मिथाइल कीटोन का क्या मतलब है? ऐसा कार्बन जिसपे कीटोन लगा हुआ है उसके साथ एक CH3 लगा हुआ हो,
या ऐसा एल्डिहाइड जिसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, उसके साथ एक CH3 लगा हुआ हो, ठीक है। तो अब चाहे वो कीटोन है, कीटोन जब डायडोजोमीथेन टेस्ट पॉजिटिव होता है तो वो इस कार्बन CH3 को तोड़ के अपने साथ दे जाता है, CHI3 बना लेता है, ठीक है। और ये जो बाकी की पूरी चीज पीछे रह जाएगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बन जाता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। कीटोन के साथ भी यही हो रहा है। और अगर कोई ऐसा अल्कोहल है हमारे पास जैसे ये जिसमें यहाँ पे CH3 लगा हुआ है अल्फा कार्बन के साथ, तो इसमें भी यही होगा, CHI3 बनेगा और जो बाकी का पार्ट है ये टूट के चला गया यहाँ पे, बाकी का जो पार्ट होता है वो आपका कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बना लेता है, लाइक दिस। अब ये एक ना बड़ा मुश्किल काम है, ये किसी का सही नहीं होता, हालांकि ये पढ़ा हुआ होता है हमने, लेकिन ये इसके क्वेश्चन इतने रेयर होते हैं कि याद ही नहीं रहता है कि ऐसा भी कुछ है। फिर ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट में जब आपने डाला था तो वो क्या करता है, जिस कार्बन के साथ एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल लगा हुआ है, अगर उस कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई CH3 अटैच्ड है तो वो CH3 को तोड़ के ले जाएगा, और वो जो कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और क्योंकि ये आपने एल्कलाइन आयोडीन लिया था, तो वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो फिर उस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना लेगा। तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें नेगेटिव आयन जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग शॉट, सब भूल जाते हैं ये इनऑर्गेनिक के। अच्छा हाँ यार, गूगल क्लासरूम पे जो ऑलरेडी ज्वाइंड है उनके पास तो एरर नहीं आना चाहिए, मैं उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो डबल शूट नहीं हो पा रहा वो भी, क्यों नए स्टूडेंट ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे उसको। बट मैं इनऑर्गेनिक के जो आपको मैंने कल ड्राइवलिंग दिया है ना, ऐसे ही ड्राइवलिंग बना के मैं आपको इनऑर्गेनिक भी डाल देता हूँ। कीटोन भी कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है ना वो नहीं कर सकता, कीटोन भी कर सकता है लेकिन सिर्फ मिथाइल कीटोन, मतलब ऐसा कीटोन जिसमें एक कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और दूसरी साइड पे सिर्फ एक CH3 लगा हुआ, दूसरी साइड पे तो कोई भी लंबी चेन हो सकती है, यहाँ पे एक CH3 होना जरूरी है। आयशा, ये सबसे मुश्किल यही होता है, ट्राइआयोडोमीथेन गलत हो जाता है। क्लास फुल का तो कुछ नहीं किया जा सकता यार। चले आगे, समझ आ गया वो, तो ये एक मुश्किल क्वेश्चन था भैया। तो इसमें जो एनाइन निकलना है आपके पास, वो 3 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन निकलना है, जो कि CH3 CH2 C डबल ओ नेगेटिव है। Deduce the structure of the straight chain halogen M। अभी जो हेलोजिनो M है इसके साथ आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है। इसका वो आपसे स्ट्रक्चर मांग रहा है, बता लो फिर आगे बढ़े। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं पूरा इसको। Z contains 3 types of atom, carbon, hydrogen and halogen. The mass spectrum of Z is, part B से क्यों आ रहा है डायरेक्ट, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। Butene reacts with KMnO4 to form organic product Y. Y does not react with sodium carbonate. सही है। A gas
अच्छा, ब्यूटूइन है, उसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाया. A gas is produced when excess of sodium is added to Y. Okay. Describe the condition for the KMnO4 used in this reaction. देखो अगर ब्यूटूइन है, अब KMnO4 के दो रिएक्शंस है ना, या तो आप हॉट KMnO4 डालोगे या कोल्ड हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 या कोल्ड डाइल्यूट KMnO4. देखो अगर आप हॉट KMnO4 डालोगे इसमें तो यहाँ से डबल बॉन्ड रप्चर होगा, और ये वाला जो फ्रेगमेंट है, लेफ्ट वाला फ्रेगमेंट एक कार्बन वाला, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, लेकिन जो राइट वाला फ्रेगमेंट है वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. अब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बना है तो वो सोडियम कार्बोनेट के साथ तो रिएक्ट करेगा ना. इट मींस कि वो कह रहा है कि नहीं रिएक्ट कर रहा, जो वाई बना है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड रप्चर नहीं हुआ. अगर डबल बॉन्ड रप्चर नहीं हुआ तो इट मींस के हमारे पास फिर KMnO4 डालने से क्या हुआ है. KMnO4 आपने कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 डाला होगा, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 डालने से डायोल बनता है, KMnO4 एट रूम टेम्परेचर. अब डायोल में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि सोडियम कार्बोनेट के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सोडियम मेटल के साथ जरूर करेगा. देखो ये चीजें याद रखना. अगर मैं कहूँ ना मेरे पास कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, यस, लेकिन क्या अल्कोहल अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, नो. क्या अल्कोहल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, नो. अगर हम कहेंगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या क्या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, यस, अल्कली के साथ यस, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी यस. अच्छा, अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट में हमारे पास चीज बनती है उसको हम C2H5ON है, इसको हम कहते हैं सोडियम इथेनॉल से बना है ना. इस सॉल्ट का नाम क्या होता है, सोडियम ईथ ऑक्साइड, और ये स्लाइटली क्या होता है, अल्कलाइन होता है. ठीक है, अल्कोहल के हैंडआउट में शुरू में हमने यही चीजें डिस्कस की थी, पहला रिएक्शन जो अल्कोहल का डिस्कस किया था, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस. बैलेंस भी कर दिया इक्वेशन. चलें आगे. माविन ऊपर कौन सा सवाल रह गया. "25 centimeter cube of gas is produced when excess of sodium is added to 0.001 mole of Y." अब सोडियम मेट, अब देखो इसमें दो ब्यूटूइन है ना, तो इसमें हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो दो सोडियम एटम एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे. अब वो ये कह रहा है 24 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन excess of sodium is added to 0.001 mole of Y. When measured under room condition, assume that 1 mole of gas occupies a volume of 24 decimeter cube. Reduce the possible structure of Y. हाँ भाई, देखो ब्यूटूइन है, वैसे तो मुझे ऑलरेडी समझ आ गया, लेकिन वो जो स्टोइचियोमेट्री इक्वेशन दे रहा है उससे मुझे डिसाइड करना है कि क्या हमारा स्ट्रक्चर होगा. अच्छा, ब्यूटूइन है, मैंने आई थिंक एक्सचेंज जो है ना ब्यूटवनीन बना के कर दिया था. दिस इज ब्यूटूइन. तो आपसे पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ बाय मांग रहा है, जरूरत तो नहीं थी इतना कराने की. अच्छा जी, देखो मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास कोई भी अल्कोहल है ना, अगर मैं किसी भी अल्कोहल के 1 मोल को जिसमें एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो सोडियम एटम के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, तो अभी हमने देखा कि सोडियम ईथ ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी हाफ अ मोल. मतलब अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम है तो हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस
बनेगी वो 0.5 मोल बनेगी। मतलब 1 मोल, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ ना हाइड्रोजन गैस की, तो 1 मोल ऑफ सोडियम से जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो 0.5 मोल, या उसका अगर वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल का वॉल्यूम 24 है, तो 0.5 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 12 डेसीमीटर क्यूब। अभी वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास गैस बनी है वो 24 सेंटीमीटर क्यूब बनी है। तो इसका क्या मतलब है कि y का हमने लिया 0.001 मोल, मतलब y का अगर मैं 0.001 मोल ले रहा हूं, और जो उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो 24 सेंटीमीटर क्यूब गैस बनने का क्या मतलब है, इसको जरा डेसी मोल्स में कन्वर्ट करें तो इसको पहले 1000 से डिवाइड करो ताकि डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो, फिर दोबारा डिवाइडेड बाय 24 करो उसको, तो ये बना 0.001 mole of Y is reacting with how many moles of hydrogen gas being produced? जरा बताओ कि क्या आ रहा है, 1/1000 is 0.001 ही आएगा ना। तो ये मोल रेशियो देखो, मोल रेशियो जो इक्वेशन के हिसाब से आ रहा है वो 1 मोल ऑफ सोडियम जो है वो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ तो 1:1 का रेशियो आ रहा है, मतलब हमारा जो अल्कोहल है उसका 1 मोल हाइड्रोजन गैस का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा अल्कोहल है ना उसमें एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उसमें 2 हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। ये बात हमें ऊपर से पता है, कोल्ड डाइल्यूट KNO4 डाला है तो ब्यूट-2-ईन में डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होगा, 2 OH लगेंगे। वो ये कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बता दो। इन शॉर्ट वो जो है ना ये प्रूफ मांग रहा है इस बात का कि आप किस तरह से प्रूफ करोगे कि वाकई में 2 OH फंक्शनल ग्रुप है। आप इक्वेशन बना लो, इक्वेशन में अगर आप ये इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन लिखते हो किसी भी अल्कोहल की मेटल के साथ, तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो 1 मोल ऑफ सोडियम मेटल रिएक्ट प्रोड्यूसेस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जो हमें डाटा गिवन है ना उसमें Y के जो मोल्स हैं वो 0.001 मोल है। मैं अल्कोहल से अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो अल्कोहल के 1 मोल से हाइड्रोजन का हाफ मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1:0.5 का रेशियो बनता है नॉर्मली। लेकिन हमारे पास जो रेशियो बना हुआ है जो अल्कोहल है उसके 0.001 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो कितना हाइड्रोजन के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 24 सेंटीमीटर क्यूब। 24 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस होने का मतलब है डिवाइड बाय 1000 करो तो ये भी 0.001 मोल ही आएगा ना। तो ये जो 1:1 का रेशियो आ रहा है ये शो कर रहा है कि हमारा जो अल्कोहल है जब भी उसका 1 मोल होता है तो हाइड्रोजन गैस का हाफ मोल प्रोड्यूस होता है, बट इन आवर केस 1 मोल ऑफ अल्कोहल से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। इसका क्या मतलब है, हमारे अल्कोहल में 2 हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल Y में। या आपने इक्वेशन के साथ से ही ना इसको वर्किंग करके दिखानी है इसमें। और इन शॉर्ट फिर आगे स्ट्रक्चर ऑफ Y पूछ रहा है, तो स्ट्रक्चर ऑफ Y जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, इसके ऊपर यहाँ एक OH यहाँ एक OH। वैसे ये इतना बहुत ही कोई इलॉजिकल तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ऊपर से मालूम हो गया था कि ब्यूट-2-ईन है तो यही स्ट्रक्चर बनना है, तो ये मोल सॉल्व करवाने की ऐसा जरूरत नहीं थी। तब ये डिड्यूस नहीं लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था प्रूव अ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ Y, तो दैट वुड हैव मेड मोर सेंस, बट स्टिल 3 मार्क्स इसने दिए हुए।
तो ये भाई समझ आया है, दोबारा समझाओ। आई डोंट थिंक सो आयशा, ऐसे कंफ्यूज तो नहीं हुआ तो और क्लियर करता। चले आगे बढ़े। तो 3 मार्क्स की सेंस नहीं बन रही है इस क्वेश्चन में, 3 मार्क्स क्यों दिए हुए हैं? Anyways, आगे हाँ ये और कर लो, एमआर वाला। Z contains 3 types of atom, carbon, hydrogen and halogen. The mass spectrum of Z is recorded. Figure 5.1 shows a section of a mass spectrum at mass to charge ratio greater than 63. Fragments mass to charge ratio is equals to 64 is the molecular ion peak. Molecular ion peak वो peak होती है जिसपे आपका पूरा molecule intact होता है, right? Reduce the number of carbon atoms present in the molecule of Z using figure 5.1. Show your working. चलो भाई निकाल के बताओगे जल्दी से। देखो ये 64 से आगे 65 भी एक मास पीक आ रही है और 66 पे भी एक पीक आ रही है, सही है। और यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंसेस भी दी हुई हैं, तो इनको भी कंसीडर करते हुए चलना। अगर वो कह रहा है कि 64 वाली पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक है, तो ये जो 66 पे जो पीक आ रही है, 2 बढ़ा के जो पीक आती है वो M+2 पीक आती है, और जो 65 पे पीक आ रही है वो M+1 आयन पीक आ रही है। तो आपको जो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इनटू परसेंटेज ऑफ abundance of M+1 ion peak divided by abundance of M molecular ion peak. So 100 divided by 1.1 M+1 ion peak जो है उसकी परसेंटेज दी हुई है 2.2 और M आइन की पीक दी हुई है आपके पास इसकी 100 लिखी नहीं, एक मिनट इसकी निकालनी पड़ेगी भाई। क्या आ रहा है आंसर? 2.2 डिवाइड बाय 2 बन गया ना, 2 कार्बन एटम। M+1 आयन पीक की अबंडेंस 2.2 दी हुई है और M की प्लस की 100 दी हुई है, सही है। समझ आती है बात यहाँ तक? हाउ डू आई नो इट्स M पीक? इस मॉलिक्यूलर आयन पीक है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है आयशा। तो फ्रैगमेंट एट मास टू चार्ज रेशियो 64 इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक, बोला हुआ था यार। देखो मॉलिक्यूलर आयन पीक वैसे अगर हाँ बोल देगा इस तरह से कंफ्यूजन में होगी ना, या तो जो सबसे लास्ट वाली पीक होती है ना वो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है, लेकिन यहाँ पे M+2 आयन पीक जो आ रही है ना वो क्यों 2 ज्यादा आ रही है, ये सजेस्ट कर रही है कि इसमें कोई हेलोजन है। तो हमारी ऊपर जो क्वेश्चन चल रहा था वो हेलोजन का तो चल रहा था, लेकिन Z इसने नया कंपाउंड इंट्रोड्यूस करवाया है।
चलें आगे। अच्छा कह रहे डिड्यूस विच हैलोजन इज प्रेजेंट इन Z यूजिंग फिगर 5.1 एक्सप्लेन योर आंसर। अब हैलोजन दो हो सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो जो M+2 पीक आ रही है वो आपकी, अब जैसे ये 64 है, 64 में 2 ऐड कर दिया, मुझे क्या पता ब्रोमीन का, ब्रोमीन के भी 2 आइसोटोप है ना, ब्रोमीन 79 O या ब्रोमीन 81 हो तो उसमें भी 2 का डिफरेंस आएगा, क्लोरीन में भी 2 का डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब है हमें इनकी ना परसेंटेजेस देखनी है। परसेंटेज डिफरेंस देखो ना कितना है, 1:3 का रेशियो आ रहा है, तो वो क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। अदरवाइज ब्रोमीन का तो 1:1 होता है ना, इक्वल प्रोपोर्शंस होते हैं दोनों आइसोटोप। तो इसमें जो M+1 आइन पीक है, it represents chlorine 37 isotope as ratio between M and M+1 ion peak is 3:1. सही है। ब्रोमीन का होता तो दोनों पीक इक्वल हाइट की होती, क्योंकि ब्रोमीन के दोनों आइसोटोप इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, इक्वल रिलेटिव अबंडेंस होती है। There are also peaks at mass to charge ratio 29 and 49. Suggest the formula of these fragments. अच्छा इसमें क्लोरीन भी है और आपके डायरेक्ट, अगर मैं कोई भी हेलोजन बनाता हूँ तो फ्रेगमेंट तो बहुत सारे टूट सकते हैं ना। मुझे नहीं पता 4 कार्बन वाला है 3 कार्बन वाला है, लेकिन अगर मैं CH3 वाला फ्रेगमेंट अलग करूं या फिर 2 कार्बन वाला फ्रेगमेंट अलग करूं तो C2H5 हो जाएगा। तो इनमें से कोई किसी का मास 29 बन रहा है, CH3 का बनता है, अब ये ट्रायल एंड एरर होता है, ये 15 बनता है, C2H5 का बनता है 2 × 12 + 5 29। हाँ ये C2H5 होगा 29 जो बन रहा है। अब अगर मैं 3 कार्बन अगर आ जाए तो C3H7 प्लस बन जाएगा, इसका MR बनता है 43। अच्छा इसके साथ अगर मैं क्लोरीन डाल दूं 35 वाला तो ज्यादा हो जाएगा बहुत। मास स्पेक्ट्रम देखते हैं इसका। CH2Cl कर CH2Cl, हाँ राइट, 49 बनेगा, फिर CL, ये कह रहे हो मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक 49.5 नहीं, वो आपने क्लोरीन का आइसोटोप लेना है, एवरेज मास नहीं लेना, आइसोटोपिक मास लेना। 35.5 नहीं लोगे, 35 लोगे या 37 लोगे। हाँ इसका बन रहा है दिस इज 49, तो CH2Cl प्लस। अच्छा तो Z बना क्या, अगर मैं इसको जोड़ूं तो 2 ही फ्रेगमेंट बन रहे हैं इसमें, तो एक फ्रेगमेंट या तो ये हो गया जिसके साथ एक कुछ मॉलिक्यूल अगर यहाँ से टूटेगा तो ये 49 वाला फ्रेगमेंट बनेगा, और अगर ये यहाँ से टूटेगा तो ये 29 वाला फ्रेगमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये C2H5Cl, दिस इज क्लोरोएथेन। डन। मुश्किल हो गया आखिर में, शुरू में ये पेपर बड़ा आसान आसान सा चल रहा था, मैं खुद परेशान हो रहा था कि मैंने क्यों सेलेक्ट कर लिया पेपर, लेकिन आखिर में ने घुमा दिया।
ठीक है, क्लोरोइथेन ऐसे क्योंकि इसके जो भी ये Z था वो जब ब्रेक डाउन हुआ तो 2 फ्रेगमेंट्स निकले ना। अब इन 2 फ्रेगमेंट को जरा बदला करो दोबारा से, मतलब अगर 2 कार्बन का एक फ्रेगमेंट तो ये निकला C2H5। अब देखो 2 फ्रेगमेंट निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो आपने वो 3 कार्बन बनाने हैं, वो कुछ मॉलिक्यूल इसके बीच वाले बॉन्ड से ब्रेक हो गए होंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ यहाँ से ब्रेक हो गया और कुछ जो है वो पूरा यहाँ से ब्रेक हुआ। कामया तो जरूरी नहीं कि आप ये नहीं कि मैं नहीं कह रहा कि बीच में से ब्रेक हुआ और उसी से बना है जो सब कुछ बना है। देखो हमारे पास अगर ये एक मॉलिक्यूल है ना, अगर आप कह रहे हो कि भाई इसका ये यहाँ से ब्रेक हुआ है तो इसमें से एक फ्रेगमेंट ये निकलेगा CH2Cl और एक फ्रेगमेंट ये निकलेगा CH3 पॉजिटिव। अब इसका जो मास बन रहा है वो 49 बन रहा है, इसका जो बनेगा वो 12, 13, 14, 15 बनेगा। अब 15 वाला कोई था ही नहीं फ्रेगमेंट, वरना तो बनेगा तो 15 वाला ना, लेकिन वो डिटेक्ट ही नहीं किया उसने। बनेगा तो ना ऑफ कोर्स, जब ये यहाँ से टूटेगा तो अगर CH2Cl का मास बन रहा है तो CH3 भी बनना चाहिए, लेकिन वो उसने दिया हुआ नहीं है। उसने इसके बदले एक और फ्रेगमेंट दिया हुआ है, जब ये मॉलिक्यूल इस तरह से टूटे कि बस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, वो जो फ्रेगमेंट बनेगा वो ये वाला बना। मुझे कैसे पता है कि ये वाला फ्रेगमेंट बना है? क्योंकि उसने मुझे इसका मास दिया हुआ है 49, तो मैंने बोला यही होगा, वो 49 वाला यही बन सकता है। सही है, बट इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। ये फ्रेगमेंटेशन वाला काम ये आसान नहीं दिया इसने, मुश्किल दिया। ठीक है, एक ये फ्रेगमेंटेशन वाला काम, ये अल्कोहल का मोल्स वाला काम, ये फंसा हुआ है इसमें कुछ चैप्टर इस पेपर में, तो खैर हो गया। चलो आज में खत्म हो गया, जा सकते हो अब आप तो। नेक्स्ट क्लास, अच्छा नेक्स्ट क्लास जो है ना थोड़ा सा टाइमिंग जो है ना हम उस पे चलेंगे, एस संडे तक जो है ना थोड़ा सा SOS पे चलेंगे कि बता दिया एक दिन पहले तो क्लास टाइम मैनेज कर लेना, तो उसके बाद जो है ना हम जरा इसको फिक्स कर देंगे टाइमिंग्स को। ठीक, क्योंकि 11 को पेपर है, अभी टाइम बहुत है, क्लासेस ज्यादा करनी है, तो हम थोड़ा फिक्स कर देंगे टाइम आफ्टर संडे। चलो जा सकते हो अभी, अल्लाह हाफिज। सर आपने कहा था ऑर्गेनिक की रिवीजन का टाइम सेट करेंगे। ओके करते हैं।